तो ये एक विचित्र सा केस है। विचित्र इसलिए कहा जा रहा है कि एक हत्या होती है, एक मौत होती है, सही कहा जाए तो। एक महिला है, शादीशुदा है, उसकी मिट्टी के तेल से जलने से मृत्यु हो जाती है। और ये मिट्टी के तेल से जलने में ये कहा जा रहा है, दो बातें हैं इसमें। एक कि चिमनी ऊपर रखी थी और वो किसी तरह से लुढ़क गई, तेल फैल गया और आग लग गई, वो मर गई। और दूसरी बात ये है कि उनके देवर ने उनको जलाया। अब ये मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी है, कन्विक्ट हो चुके हैं, देवर सज़ा हो रही है, 4 साल से ज़्यादा वो सज़ा हो चुकी है उसको। अब उसके सेंटेंस की, इस सज़ा को सस्पेंड करने के लिए, ये समझ लीजिए आप कि एक तरह की बेल एप्लीकेशन है जिसको सज़ा याफ्ता मुजरिम के लिए। तो इसमें सारी बातचीत चलती है। आर्गुमेंट ये होता है कि साहब ये बंदे ने ही जलाया है और उसका मेन आधार ये है कि मरते समय जो महिला है उसने मरने से थोड़ी देर पहले अपने बाप और भाई को, यानी महिला ने अपने पिताजी और भाई को ये चीज़ बताई थी। पर उसके मरने से पहले के 2 डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है इन मामले में। पहले वाले में तो ये बात फिर भी आई है हल्की सी, मगर दूसरे में ये बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से एक हिसाब से उसको, देवर को बरी कर दिया है उन्होंने अपनी बात में, और कहा है कि ये मैं खुद से जल गई टाइप का, मतलब दुर्घटना हो गई, बच्चे खेल रहे थे उनसे गिर गया। अब ये मामला चलता है तो ऑब्वियस है कि जिनका ये एप्लीकेशन है सेंटेंस को सस्पेंड करने की, वो ये चाहते हैं कि साहब ये तो मामला ही नहीं है, इनको आप कम से कम बाहर तो आने दीजिए आप। मगर जो आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से वकील जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, इसी व्यक्ति ने ये करा है और इसको पूरी सज़ा होनी चाहिए, सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। कारण जो सस्पेंड कराना चाहते हैं सेंटेंस, जो बेल दिलाना चाहते हैं, जो उसको बाहर लाना चाहते हैं, उन वकील साहब का कहना है क्योंकि बच्चों के ख़ुद की गवाहियाँ ये हैं कि चाचा और मम्मी का कोई ऐसा झगड़ा नहीं था और ये बस हो गई दुर्घटना। मगर सरकारी वकील साहब ये बताते हैं कि एक मामला इससे पहले भी हुआ है। आपको ये बात थोड़ी बोरिंग लगेगी, मगर इसको सुनिए, पूरे केस को बहुत बारीकी समझाता है ये केस। हमारी बात भी सुनिए और केस भी लंबा है जो वीडियो है। तो उसमें सरकारी वकील साहब बताते हैं कि साहब एक्चुअली ये देवर बच्चों को मारता पीटता था, देवर पे किसी का कंट्रोल नहीं है, उनके पति का भी कंट्रोल नहीं था। तो वो उससे तंग आकर इस महिला ने शिकायत करी थी पुलिस में इस बात की, और पुलिस उसके बयान लेने ही वाली थी। ये उसी से रिलेटेड मामला है। अब कोर्ट का सिंपल सा कहना ये है कि तो ठीक है, फिर आप उस पिछले वाले झगड़े का हमें कोई सबूत दे दीजिए। किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं था, ना तो कोई उस तरह की कि उसने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में वो मिला, ना ही ये मिला कि पुलिस ने उनको बुलवाया था थाने, उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। कुल मिलाकर इसमें सेंटेंस सस्पेंड होता है, बाहर आएंगे वो, और कोर्ट ने काफ़ी सारा समय दिया इस बात को समझने की। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर लड़की के बाप और भाई ही इस केस को लड़ रहे हैं, तो फिर उनको एक जो प्राइमरी उनका केस को मजबूत बनाता है, वो बनाता है कि साहब ये पहले की एक झगड़ा था, उसके तारतम्य में ही ये दुर्घटना घटी और अब अमुक देवर ने इनको जलाया है। तो वो जो पिछली घटना है उसको किसी न किसी तरह से तो साबित करना होगा। बस यही मामला समझाने का है और समझने का है। कोई भी अगर हम चीज़ कहते हैं कि साहब पहले से भी एक झगड़ा चला आ रहा था, तो वो झगड़ा जिस बात का भी था वो कॉल डिटेल्स से अगर साबित हो सकता है तो वो मंगवाए जाने चाहिए, वो अगर किसी वीडियो फुटेज से हो सकता है तो वो बताए जाने चाहिए, वो अगर पिछले कोई गवाह मिलते हैं उस समय के तो उनसे वो साबित होना चाहिए, या अगर पुलिस तक मामला गया था तो वहाँ पर कोई एफआईआर ना सही, कुछ आपने सूचना दी, उसका कोई पावती, या थाने वाले बोल रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं निकला। सेकेंड एप्लीकेशन यस लॉर्ड सर। फर्स्ट कब डिसमिस हुआ? 4/8/19 को लॉर्ड सर। 4/8/19 को लॉर्ड सर। घटना कब की है लॉर्ड सर
लॉर्डशिप घटना है 1/4/13 की। आप अपना नंबर कौन से हैं? एक ही लॉर्डशिप, नाम क्या है आपका? मनीष। सजा कितनी भुगत चुके? सजा हो चुकी लॉर्डशिप मुझको 4 वर्ष 7 माह। और लॉर्डशिप 2 टाइम डिक्लेरेशन थे इसमें। अच्छा, पहले जो सवाल पूछो जवाब दो। फैसला किस तारीख का है? फैसला किस तारीख का है? जी लॉर्डशिप 20/12/18। ऑफेंस क्या है? ऑफिस 302 लॉर्डशिप। बीवी को मारा है? नहीं लॉर्डशिप, हाँ। मैं देवर हूँ और मेरी भाभी जल गई है। चिमनी ऊपर जल रही थी, चिमनी का तेल गिर जाने से हाँ, वो तो चिमनी तेल उड़क जाता है अपने आप ही। चलो बताओ। जी लॉर्डशिप, पैरा 2 में आओ। अभियोजन के मामले के अनुसार दिनांक 2/4/13 को अस्पताल वार्ड व्यय रंजिश के द्वारा प्रभारी पुलिस सहायता केंद्र जिला मुरैना को प्रादर्श P4 की सूचना दी गई कि आहत रानी शर्मा पत्नी देव कुमार आयु 35 वर्ष निवासी खड़ियार को जली अवस्था में उसके पति देव कुमार के द्वारा लाया गया, जिसकी प्री MLC रिपोर्ट प्रादर्श P3 है। आहत रानी दिनांक को 2/4/13 को मरणासन कथन प्रादर्श P10 लेखबद्ध किया गया। दिनांक 4/4/13 को सूचनाकर्ता दिलीप शर्मा पुत्र उदयवान शर्मा को थाना भोड़ापुर पर एक लेखी तहरीन प्रदर्श P11 की थाना आकर सूचना दी, जिसकी भावी रानी देवी पत्नी देव कुमार शर्मा 32 साल निवासी खड़ियार दिनांक 1/4/13 को घर पर जलने से मुरैना अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे बाद में कमराजा ग्वालियर में इलाज कराया। फिर बाद में 9/4/13 को हंसराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई। उक्त सूचना दिनांक भोड़ापुर पर मर्ग क्रमांक 013 पर प्रादर्श 7 कायम किया गया। विवेचना ASI DN मिश्रा को सौंपी। श्रीमती रानी शर्मा की मृत्यु जांच के संबंध में सफीना प्रादर्श P तैयार किया गया, नक्शा पंचनामा प्रादर्श तैयार किया गया। श्रीमती रानी शर्मा का सब परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट प्रादर्श P6 की रिपोर्ट की गई। मृतका रानी का सब उसके पति देव कुमार को सुपुर्द किया गया थाना भोड़ापुर में। लॉर्डशिप मेरी प्रशिक्षण कहानी। लॉर्डशिप काइंडली सी जो बचाव साक्ष्य आया है मेरे फेवर में और DD आई है लॉर्डशिप। पैरा 7 लॉर्डशिप बचाव साक्षी क्रमांक 1 जूली शर्मा द्वारा कथन किया गया कि मृतका रानी उसकी मां थी। करीब 5 साल पहले रात के समय एक मिनट। पैरा 7 तो इसमें दिख नहीं रहा हमको। पैरा 7 है लॉर्डशिप, पैरा 18 कह रहा हूँ। 18 ऑफ द जजमेंट? यस लॉर्डशिप, जजमेंट पेज 13 है लॉर्डशिप उसका मेरी पेपर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। जो बचाव साक्ष्य लॉर्डशिप, बचाव साक्षी के मांग की लड़की है मृतका की जूली शर्मा के कथन किया है कि मृतका रानी उसकी मां थी। करीब 5 साल पहले रात के समय खाना बनाते समय उसके ऊपर चिमनी मिट्टी के तेल से गिर गई थी। उसकी मां के कपड़ों में आग लग गई और वह जगह जगह जल गई। उसकी मां चिल्लाई तो वह तथा उसका भाई व उसके पिता वहां पहुंच गए थे। पानी डालकर आग बुझाई। उसके पिता उसकी मां को अस्पताल ले गए। हाजिर अदालत आरोपी उसके चाचा मनीष से एक्यूज है। मनीष जो कि आरोपी जो उससे अलग रहते थे, उसकी मां व चाचा मनीष ने अस्पताल में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पूर्व में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही कोई मारपीट हुई थी। जिस समय उसकी मां चिमनी से जली थी उस समय उसके चाचा मनीष वहां पर नहीं थे तथा मिट्टी का तेल डालकर दिल्ली से उसके चाचा ने यहाँ आग नहीं लगाई। उसकी मां का इलाज मुरैना व ग्वालियर में हुआ था। तब वह अपनी मां को देखने आई थी, पर नाना नानी मामा सब लोग मिले थे। एंड सेकंड लॉर्ड से लड़का है जो उसका नितिन, मृतका रानी का पुत्र है। उसके द्वारा यह कथन किया गया कि मृतका रानी का पुत्र, उसके द्वारा भी कथन किया गया कि मृतका रानी का पुत्र है। उसकी मां को मरे हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। उसकी मां रात्रि के समय खाना बना रही थी। उस समय उसके ऊपर चिमनी उसके ऊपर गिर गई, तेल फैल गया और आग लग गई, जिससे वह जल गई। जब उसकी मां चिल्लाई तो उसके पिता आ गए। उसके पिता के पानी डालकर आग बुझाई और उसके पिता उसकी मां को अस्पताल ले गए थे। आरोपी मनीष जो उसके चाचा थे, उसकी मां के साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। लॉर्डशिप सेकंड पैरा 21 लॉर्डशिप पैरा 20 से चालू होगा वो, इसमें 2 डाइंग डिक्लेरेशन की बात की। पैरा 15 पढ़ता हूँ लॉर्डशिप में। पैरा 20 लॉर्डशिप बचाव साक्ष्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
तर्क में व्यक्त किया गया कि घटना दिनांक 1/4/13 को रात्रि 10 बजे होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 1/4/13 को लेकर डिले अलॉट से FIR 14/4 सॉरी अलॉट से FIR डिले अलॉट से दौरान तर्क यह व्यक्त किया गया कि इस कारण अभियोजन के द्वारा जिन साक्ष्यों को न्यायालयीन कथन कराए गए उनमें अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 सियाराम की मृतका रानी का पिता है, अभियोजन साक्षी 2 देवेंद्र जो कि मृतका रानी का भाई है। उपरोक्त दोनों ही साक्षी घटना स्थल के साक्षी नहीं है। उपरोक्त दोनों ही साक्षी के द्वारा घटना के बारे में सुना गया तो तर्क के दौरान उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि इस प्रकरण महत्वपूर्ण है। मृतका रानी के जो मृत्युकालीन कथन दिया है वह प्रथम मृत्युकालीन कथन दो अलॉट से पिटीशन मृत्युकालीन कथन 2/4/13 को दिया गया था तथा द्वितीय मृत्युकालीन कथन 9/4/13 को दिया गया। मृतका के द्वारा दोनों ही कथन मृत्युकालीन कथन दिए गए हैं। वह मृत्युकालीन कथन आपस में विरोधाभासी है। दिनांक 9/4/13 को जो मृत्युकालीन कथन दिया गया है उससे मृत्युकालीन कथन दिनांक को मृत्युकालीन कथन लिया गया था। उस मृत्युकालीन कथन के द्वारा खाना बनाते समय मिट्टी के तेल की चिमनी गिर जाने से आग लगने के संबंध में कथन किया था तथा 2/4/13 को जो मृत्युकालीन कथन दिए गए हैं उसके संबंध में उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि उसने प्रश्न उत्तर के तौर पर पूछे जाने पर मिट्टी का तेल के उसके देवर मनीष के द्वारा उसे जलाए जाने के संबंध में मृत्युकालीन कथन किया और जलने के कारण मृतका रानी के द्वारा उसके देवर उसके बेटे को मारता था। तब उसने बीच बचाव किया था। उसका देवर उसे भी मारने लगा। उसकी रिपोर्ट उसने थाना सिहोना में की थी, जिसके बाद वह मायके चली गई थी। जब वह होली के बाद रंगपंचमी को ससुराल आई तो थाने में उसके मोबाइल पर बयान देते हुए आने के लिए कहा था, तैयार होने लगी थी। इतने उसने देवर ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिस समय देवर ने आग लगाई थी उस समय वह उसके बच्चे थे, उसके पति बाहर थे। लगभग 5 मिनट बाद उसके पति ने उसे पर पानी डाला। मृत्युकालीन कथन ने उसके द्वारा दिए गए कारण आग मारता था। ससुराल वालों ने उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और नोट 21 में द्वितीय मृत्युकालीन कथन के संबंध में दिनांक 9/4/13 को लिया गया है। दोनों ही नोट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिए हुए। मृत्युकालीन कथन भूमिया सक्सेना नायब तहसील द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के द्वारा लिया गया, जिसे बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रादर्श D4 प्रदर्शित कराया गया। दिनांक 9/4/13 को मृत्युकालीन कथन के संबंध में अभियोजन के द्वारा नायब तहसीलदार का कोई कथन नहीं कराया। द्वितीय मृत्युकालीन कथन मृतिका रानी के द्वारा दिनांक 1/4/13 को शाम को घटना होना बताया गया है। शाम 10 PM पर घर पर खाना बना रही थी। उसी समय लाइट नहीं थी। चिमनी ओट पर जल रही थी। मोड़ा मोड़ी छोटे छोटे हैं सो झूमा झूमे चिमनी उसके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जल गई तथा बच्चे चिल्लाए। मम्मी पर चिमनी गिर गई तो उसके उसके पति बचाने आए। अगर ना आते तो पूरी तरह जल जाते। इसका नाम किस वाले डाइंग डिक्लेरेशन में है? इसका नाम पहले वाले डाइंग। सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने लिया भूमिया सक्सेना ने, जो D4 है उसमें नाम नहीं। और उसके बारे में जो पहला वाला वो किसने रिकॉर्ड किया है? दोनों नायब तहसीलदार ने। अच्छा, एक 2/4 को एक 9/4 को। तो सीक्वेंस ये बन रहा है कि 1/4 की घटना है। पहला हुआ 2/4 को डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा हुआ 9/4 को और 14/4 को FIR हुई है। FIR डेली रोड्स। हाँ, और दोनों लड़कों ने डिफेंस विटनेसेस हैं। जो लड़की और लड़का है डिसीज के, उनका चाचा वहाँ पे नहीं थे। चाचा नहीं थे उस समय। एक मतलब उसको पढ़ लिया कि उसने मारने पीटने की बात लिखी है ना, चाचा के उस बच्चों को मार रहा था। लड़ाई हुई तो उसके कारण ऐसा कुछ पाया। और कोई हिस्ट्री नहीं।
एज पर एमएलसी कितने परसेंट बर्न थी ये जब थाने गई, जब गई हैं अस्पताल? ये नोट्स इसमें आया है जो कथन हुए 40 से 45%। एज पर डॉक्टर? जी नोट्स। अच्छा पैरा 10 नोट्स। 40 से 45% भाग जला हुआ है। जलने की उपत्तियां परीक्षण के समय से 6 घंटे अवधि की है। अच्छा, उसका कहीं ये आया है कि शी वाज फिट टू मेक स्टेटमेंट? ये नोट्स से तो आया, दोनों में आया, डॉक्टर ने लिखा नोट्स। और जो 9/4 को हुआ है उसमें आपका नाम नहीं है? जी नोट्स। 9/4 वाले मेरा नाम नहीं। नोट्स में पढ़ूं यदि इजाजत हो तो? जी हाँ। मृत्युकालीन था। तुम्हारा नाम व पता क्या है? प्रश्न उत्तर, मेरा नाम रानी है, पति देव कुमार, वेशधारा, उम्र 30 वर्ष, निवासी खड़ियार, पीएस से होना, जिला मुरैना। दूसरा प्रश्न, घटना कब व कहाँ हुई? श्याम 1/4/13 को श्याम को अपने घर के में जली थी। किचन में जली? किचन में जली, रोड से किचन में जली थी। इसमें रोड से वो छुप गया। घटना कैसे घटी? श्याम 10 PM पर घर पर खाना बना रही थी, लाइट होती नहीं थी तो चिमनी ऊपर की ओर जल रही थी। मोड़ा मोड़ी छोटे छोटे हैं जो सो झूमा झूमी में चिमनी मेरे ऊपर गिरी। झूमा झूमी कैसे हो गई? अब वो रोड से उसमें जो डायरेक्ट झूमा झूमी मेरे ऊपर गिरी, जल गई। बच्चों ने चिल्लाया, पापा मम्मी पर चिमनी गिर गई। सो मेरे पति आए और बचाया, ना आते तो पूरी जल जाती। प्रश्न नंबर 4, और कुछ कहना नहीं। कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ बर्न रोड्स। हाँ शुक्र जी। अच्छा, जब सिवनिया की रिपोर्ट है लगी है, सिवनिया में जो रिपोर्ट करी थी उसने, वो एग्जिबिट मार्क है। ये अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन केस है कि 14/3/2013 को पहले झगड़ा हुआ है, जिसकी उसने रिपोर्ट की थी थाने में। उस रिपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन ये स्टेटमेंट के लिए जा रही थी, उसी दौरान ये इंसिडेंट उसके साथ कमिट किया गया। अब 2 तरह के एविडेंस आई, अभी 2 डाइंग डिक्लेरेशन आप बता रहे हैं, दूसरा एक ऑरल डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंस है, वो है फादर की और ब्रदर की। उसकी वो तो छोड़ो, ये बताओ कि देयर इज अ डिले ऑफ 14 डेज। नहीं मतलब डिले एक भी दिन का नहीं। 1/4 की घटना, 14/4 की FIR। बट नेचुरल मतलब इसमें जहां उसको जैसे ही 1/4 को उसका वर्सन आ गया, शी हैज स्पेसिफिकली अलर्ट कि ही सेट हर ऑन ब्लेज, उसके बाद उसको ग्वालियर रेफर कर दिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके तो भाई कुछ देहाती दानिशी रजिस्टर किए, कुछ किए? नहीं, उसके तत्काल बाद ही पुलिस की जानकारी में आ गई, पुलिस ने उसको वो कराया। लेकिन FIR तब की है जब उसकी डेथ हो गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो 2/4 को ही हो गई। 2/4 को ही हो गई ना, तो कुछ कहीं लिखा पड़ी हुई कि नहीं? 10 मिनट उसी के आधार पर वो रेफर किया, उसी के आगे के आधार पुलिस की बुलाने पर उस पर पुलिस ने क्या कायमी करी? उसकी जो इनिशियली वर्षन होगा सब वो रिकॉर्ड में आ गया, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ सब मर्ग इंटीमेशन वाज रजिस्टर्ड ऑन 14th। बट नेचुरल है, मरने के बाद ही वो 156। अरे भाई, मर्ग इंटीमेशन मतलब हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट। हाँ अब वो तो उनके नॉलेज में 2/4 को आ गई। मर्ग तो मैंने 174 आफ्टर डेथ ही रजिस्टर्ड होगा, वो तो आफ्टर डेथ ही होगा। नहीं, मर्ग इंटीमेशन मतलब होता है कि अबाउट इंसिडेंट ना। नो नो, क्या होता है? CRPC देना एक मिनट। इंटीमेशन ही तो होगा, पुराने अंदर होगा ना, किताब रखी। पुलिस रिपोर्ट टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा विल इंक्वायर। अभी ये नहीं, 174 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन तो मिल गई आपको। अब इंफॉर्मेशन को आपने अपने रोजनामचा में कुछ कहीं लिखा? ये देखिए ना, इसमें आपको देना पड़ेगा इमीडिएटली।
इन्फॉर्म दैट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, और किया भी आपने, बुलाया और उसके बाद कुछ नहीं किया आपने। नहीं, उसके बाद तो साहब इसको यहाँ रेफर कर दिया, ट्रीटमेंट चल रहा। ट्रीटमेंट तो चलना एक चीज होती है शुक्ला साहब, लेकिन आपने पुलिस की कार्रवाई कब शुरू करी? सब अगर इसको पासवर्ड में रिकॉर्ड देख के जस्ट पूरा बता दूं तो मेरे पास चार्जशीट नहीं है। तेरे मीन्स हाँ, ये एग्जिबिट P3 and P4 दो डॉक्यूमेंट तेरी was prepared on first of P3 and P4 दो डॉक्यूमेंट है। अब सब दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन ये 9/4 का कहते हैं, दूसरे डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ट्रायल कोर्ट है स्पेसिफिकली ओपन कि ये भूमिजा सेक्शन है, नायब तहसीलदार से आपने उसको एग्जामिन क्यों नहीं कराया आपने, और जब तक वो एग्जामिन नहीं होगी तब तक उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कौन करेगा? नहीं तो जो जिसके सामने पे रिकॉर्ड हुआ है वो एग्जिबिट मार्क नहीं हुआ? नहीं, वो डी इन्होंने डिफेंस का डॉक्यूमेंट है पर ही अच्छा, डिफरेंस है और डॉक्यूमेंट, पर ही हैज नॉट एग्जामिन नायब तहसीलदार, वो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट प्रूव कैसे हो जब तो वो एग्जिबिट कैसे मार्क हो गया? वो उन्होंने प्रस्तुत किया उसको, प्रस्तुत करने पर तो एग्जिबिट मार्क नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन उसके बाद वो उसको एग्जामिन ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है कि उसको भूमिजा सक्सेना को इन्होंने एग्जामिन ही नहीं करा, तो उसकी रिलायबिलिटी तो यही होगी। दूसरा ये अर्लियर वर्जन उसका जो आया, जरा वो रिपोर्ट पढ़िए आप जो उसने पुलिस स्टेशन में करी थी, वो कौन सी एग्जिबिट है? एग्जिबिट मार्च के महीने में, नहीं, वो वाली सब एग्जिबिट वो मार्क हुई कि नहीं हुई है? रिकॉर्ड में है वो रिपोर्ट जो उसने मार्च में रिपोर्ट करी थी देवर के खिलाफ, और ये घटना अप्रैल की है। हाँ, वो इसकी That may have some relevance as regards proximity. वो कहीं डिस्कस्ड है क्या इसमें? ये उसी के डीडी में आया ना, हाँ, उसके डीडी में ही आया, क्योंकि वो रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई थी। हाँ, नहीं मतलब उसको वो रिपोर्ट जस्ट टू रिलेवेंस द मोटिव behind the commission of incident. हाँ, वो समझ गया आपकी बात। जहाँ specifically there is a dying declaration and she has alleged against him, तो motive has no relevance for, वो कह ही रही है उसमें अपने उस dying declaration, और जो उसका earlier version है तत्काल बाद का, अच्छा, वो एविडेंस दिखाइए हमको कि उसको उस दिन सम्मन आया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। वो तो पुलिस ने बुलाया होगा, सब पुलिस सम्मन तो इशू नहीं करती उसके, या तो वो तो 161 के नोटिस देगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो वो उसने, उसके फादर भी ये कह रहे हैं, ब्रदर भी कह रहा है कि इसकी पहले मार्च में घटना हुई, और वो डाइंग डिक्लेरेशन में कह रही है। जो रिलेवेंट एविडेंस हो सकती है वो तीनों विटनेस की बोल रहे हैं। What about children? चिल्ड्रन तो सब उनके फैमिली से मैनेज ने पूरे, अब आज कोई भी उनका फादर ही नहीं खुद बोला, उसका पति नहीं बोला। Who's 161? But they were examined as a different witness. Supporting the case? Responsible. क्योंकि इवन इसका पति नहीं आया अपने भाई के खिलाफ सामने को। पति एग्जामिन हुआ? पति आई नहीं, उसको बोले, उसको इवन इसने स्टेटमेंट में अपने में ये कहा कि मेरा देवर पर किसी का कंट्रोल नहीं था, वो आए दिन मेरे साथ मारपीट करता। ऐसी सिचुएशन में उसके फादर और ब्रदर के अलावा कौन बोलेगा उसके फेवर? कुछ एविडेंस तो दिखाओ कि दैट कंप्लेंट वाज फाइल्ड and she was about to leave for her recording of her statement. Admittedly उसकी डेथ
उसकी मैट्रिमोनी नॉमिनल हुई। नहीं, वो हम अलग बात है. आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दिस मैन विद द प्रीवियस इंसिडेंट. हाउ शुड आई कनेक्ट इट? मतलब वो अपने स्टेटमेंट में क्या चले. So therefore there has to be somewhere that report which she lost, pursuant whereto she had gone, she was about to leave for a recording a statement, and then he attacked her or did splash kerosene oil and set her ablaze. ये बात तो तब कनेक्ट हो पाएगी जब वो रिपोर्ट तो सामने हो. मतलब वो रिपोर्ट का Because problem is that she may have said that she lodged a complaint, but that assumes importance or significance when we have a report under our hand. But the other hand, my respectful submission, why she implicate him falsely? No, I'm not saying doubting anything as regards that, but I want to reassure myself as regards the alleged allegations. Wanted to see just after commission of incident, is her recent version is that Oh, I appreciate that. and that has been proved by the executive magistrate. Proved by the executive magistrate, coupled with the fact that the oral declaration evidence of father and brother is there. जो जस्ट आफ्टर इंसिडेंट हॉस्पिटल पहुंचे, वहां उन्होंने पता किया, उससे बात की, लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी आपने जो डिफेंस में एविडेंस कराई, आपने जो एक डाइंग डिक्लेरेशन सो कॉल्ड आप डाइंग डिक्लेरेशन कहते, दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड. That is true, but I just want to. Do you have? I doubt that complaint was made a part of the record. To establish the motive Uh, behind the commission of incident, वो क्योंकि पर जहां वो अगर उसमें ही के चली है स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन में, तो चाकी जिन केसेस वेयर देयर इज आई विटनेस, मोटिव हैज नो रेलेवेंस. जहां आई विटनेस क्या था, तो आई विटनेस no, because now we have to. Suppose you want me to ignore the evidence of children. See, if you see the first dying declaration, you would find that while he was beating children, she intervened, and then he started beating her also, and then thereafter he did exchanges, and then he, out of anger or what do you call it, poured kerosene oil on her and set her ablaze. Now those children who were alleged to have been beaten by him have deposed against that. कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई. Therefore, this is something which you want me to presume that because now she's gone, the children are at home, they must have been forced to make a statement. But both children were put to cross-examination also. Nothing has come on record in their cross-examination. Therefore, I want to know, because I cannot accept that declaration lopsidedly. Once I accept the version as regards some jhagda which took place in March, for which she lodged a complaint. If we accept that, then we have to accept that part also, that on the fateful day, while he was beating the children, she intervened. As a sequel thereto, he also beaten her. This portion can't be ignored. Therefore, from that point of view, children's evidence assumes importance. So if on the one hand children have deposed contrary to what she has said, if you want me to accept her version that there was a jhagda way back in a month ago, and she lodged a complaint for which she was about to leave for statement, so that report should be there to connect her statement with the report, to establish her bona fides. Merely because if you accept one version, the other version should also be accepted. Yes, my respect for the children are the minor children. Though the husband, I cannot discredit like on the drop of the hat. I have to understand. See, once you appreciate evidence, you have to appreciate it in entirety. Yes. You cannot dissect and accept one part and ignore another part.
So if the other part also is contradicted by the ocular evidence in the court, then if you want me to accept the first part, then have some evidence establishing the nexus between a statement and the happening of lodging of a complaint. That is missing. That's on merits. Nevertheless, question here is that this man has been in custody since for last 4 years, 7 months. Not in, I believe the conviction is solely based upon the Dine declaration. Declaration which is corroborated by the other evidence. What is other evidence? Other evidence is the oral declaration of evidence of father and brother. Father and mother, that is not oral Dine declaration. That is what they say. But that cannot be relied upon independently. To corroborate the Dine declaration activity P10. That's not very important piece of evidence. So far as the children are concerned, they are under the control. Because if you want us to accept the story of the prosecution that there was a jhagda and she lodged a complaint, and while she was about to leave for recording a statement, he attacked her and did all this alleged incident happened. So you need to first establish that portion of complaint. So in the Dine declaration exhibit T3, We are granting suspension. This is the second application under 389 CRPC. The first application was dismissed and withdrawn on 4/8/19. The appellant, brother-in-law, within bracket Devar, of deceased Rani, is in custody for last 4 years, 7 months. Pursuant to the judgment dated so and so, whereunder he stands convicted for offences so and so and sentenced for so and so. As per prosecution story, an intimation was sent by the ward boy of the hospital, ward boy Ranjit of the hospital, on 2/4/13, exhibit P4, that injured/deceased Rani Sharma, within bracket injured/deceased later. Here injured karo, bracket में deceased later deceased. Right close to the injured Rani Sharma, wife of Dev Kumar, resident of Khadiyahar, was brought to the hospital by her husband in a burn condition. Pre-MLC was conducted by exhibit P3, and her Dine declaration was recorded while exhibit P4 before the executive magistrate Naib Tahsildar P10. Stop. On 14/4/13, informant Dilip Sharma, son of Uday Bhan Sharma, lodged a complaint in police station Bahodapur by exhibit P11. Submitted a tahrir, exhibit P7, that his sister-in-law Bhabhi, Rani Devi, had suffered burn injuries on 1/4/13. She was admitted to the hospital Morena, where from she was shifted to Kamla Raja Gwalior Hospital, and then on 9/4/13 to Hans Raj Hospital for treatment. However, she breathed her last on 14/4, one day after,
Thereafter, she bear last and passed away. After only Marg was registered at 0, now 13, degree P7, stop. During the course of the investigation, incriminating materials were seized. Thereafter, investigation started. Upon completion of the investigation, a crime case number 9/14 for offences under 302 IPC, divided with P5, was registered. Upon completion of the investigation, challan was filed. Case was committed to Sessions Court for trial, and accordingly, appellant stands convicted as a court, sentenced as a court said. Shri so and so for the appellant, while taking exception to the impugned judgment, inter alia submits that appellant is innocent and has been falsely implicated. There are two dying declarations recorded on 2/4/13 and 9/4/13, running contrary to each other. In the later, albeit in first dying declaration, his name is shown, appellant's name is shown. In first declaration, the appellant is alleged to have splashed kerosene oil on the body of the deceased and set her ablaze, which led to burn injuries. However, in the later declaration, the deceased alleged to have stated burn injuries. So I have stated deceased alleged to have stated that she suffered burn injuries due to kerosene oil fell on her from a lamp kept on an aisle just above the aisle of the kitchen. She has not mentioned his name, or she has not. That apart, her own children, DW1 and DW2, namely Julie and Nitin, Julie and Nitin, who were alleged to be present at the time of the incident in her first dying declaration, have denied complicity of the applicant, much less presence of denied the presence of the applicant, much less complicity, much less his complicity in the alleged crime. Stop. That apart, appellant has no criminal incidents. Appellant has already suffered jail incarceration for 4 years, 7 months. Appeal is of date 19. There is no likelihood of early hearing of the appeal. Hence, praise for suspension of sentence. Per contra, Shri Shukla contends that the first dying declaration has rightly been preferred and relied upon by the Sessions Court, as the executive magistrate recording the dying declaration has been examined as exhibit at PW PW7 and proved the document, in contrast to the alleged dying declaration of 9/4/14, exhibit D4, though said to have been recorded by the Nayab Tahsildar, Shri Bhumika Saxena. Bhumija, Lord.
भूमिजा सक्सेना, भूमिजा, सॉरी भूमिजा सक्सेना लॉर्ड, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर। भूमिजा सक्सेना, भूमिजा सक्सेना। but she has not been examined as the second, as hence the suspicion, the grave suspicion about the existence of the alleged document. Even otherwise, the same does not have evidentiary value for want of proving of the document. Therefore, rightly ignored by the Sessions Court. Stop. And counsel also submitted that in her first land declaration, reason is shown, that is, while the appellant was alleged to have been beating her children, she had intervened. As a sequel thereto, the appellant poured kerosene oil and set her ablaze. नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्या लिखा लास्ट में? क्या लिखा लास्ट की 2 लाइन पढ़ दो। हाँ, ऐसे लिखो, submitted that the reason indicated in first land declaration relates to the incident occurred a month ago, while the appellant is alleged to have beaten her, for which she lodged the complaint in police station Sohaniya. So, on the fateful day, while she was required to record a statement pursuant thereto, the appellant initially started beating her children, and thereafter, when she intervened, he had beaten her and then set her ablaze, splashing kerosene oil. ठीक? ये थोड़ी सी, ये तो जो अर्लियर रिपोर्ट की तो उसका कारण था, जो उन्होंने वही चीज लिखाई है, वही चीज। Therefore, there was a motive behind the alleged incident. However, he fairly submits that the deposition of the children, as aforesaid, the ocular evidence of the children controverts the allegations in the first land declaration. So, the husband of the deceased, Dev Kumar, has also not been examined by the prosecution. Next, upon hearing counsel for the parties, we refrain from commenting upon the rival contentions touching the merits of the case, as such contentions shall be addressed at the stage of final hearing. However, regard being had to the fact that appellant has already suffered jail incarceration for more than 4 years, 7 months, appellant a villager karna. So, and there is no likelihood of early hearing of the appeal. Therefore, in the obtaining facts and circumstances, appellant is held entitled for suspension of sentence accordingly. According suspended 2 lakh.